अस्सलाम वालेकुम जी। काइंडली जो पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे ज़रा ये कंफर्म कर दें कि मेरी जो आवाज़ है वो आप लोगों को क्लियरली आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी सबको। चलें जी, हम अपना जो आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो देता चलूँ। मेरा नाम जो है वो हाफिज़ राना मोहम्मद अरसलान है। बाय प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई एम वर्किंग currently as a clinical physiotherapist at one of the most renowned physiotherapy centers in Lahore, Gulberg, Lahore. I have done many national and international certifications in manual therapy, particularly जो मेरी स्पेशलिटी है वो मैनुअल थेरेपी है। और आज का हमारा टॉपिक भी जो है वो मैनुअल थेरेपी ही से रिलेटेड है, जो कि क्लिनिकल रीजनिंग इन मैनुअल थेरेपी है। आज के इस सेशन के अंदर जो है वो हम मैनुअल थेरेपी का बेसिकली आप समझें कि पोस्टमार्टम करेंगे छोटा सा, कि हम देखेंगे कि मैनुअल थेरेपी वाकईतन हमें क्लिनिकल आउटकम्स देती है। मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट के पीछे फिजियोलॉजिकल, न्यूरोफिजियोलॉजिकल क्या ऐसे चेंजेस अकर होते हैं जब हम कोई मैनुअल थेरेपी टेक्निक अप्लाई करते हैं, और इसके अंदर एनाटॉमिकल या जो ऑर्गेनिक कॉज है, या फॉर एग्जांपल जिस तरह पेन है उसका कोई एक पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हो या कोई पोटेंशियल ऑर्गेनिक कॉज हो किसी पेन का, तो वो वाकईतन उसी को हम ट्रीट कर रहे हैं या कोई साइको सोशल या साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है मैनुअल थेरेपी का। सो इन चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनुअल थेरेपी की डोजेज, हर ट्रीटमेंट इंटरवेंशन की एक पर्टिकुलर डोजेज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मेडिसिन की बात करें तो फिजिशियन रिकमेंड करता है कि जी आपने ये पर्टिकुलर टैबलेट या कैप्सूल जो है वो ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे आपने जो है वो खाना है। और अगर आप जो है वो किसी फिजियोथेरेपी मोडालिटी की बात करें, टेंस की बात करें या हीटिंग पैड या कोल्ड पैक या शॉर्ट वेव डायथेरेपी की बात करें, तो उसकी भी एक डोजेज है पर्टिकुलर टाइम पीरियड की। इतनी फ्रिक्वेंसी पे आपने रखना है, 3 मेगाहर्ट्ज पे है। अल्ट्रासाउंड है तो वो 3 मेगाहर्ट्ज पे है 15 मिनट्स के लिए, एक्सेट्रा। तो ये डोजेज बेसिकली, तो मैनुअल थेरेपी भी एक ट्रीटमेंट इंटरवेंशन है तो उसकी भी कोई डोजेज होनी चाहिए। तो इसको भी जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे आज। मैं इस सेशन का जो स्टार्ट है वो एक ब्रीफ थोड़ा सा ओवरव्यू देकर करूंगा कि थ्रू आउट द पैसेज ऑफ टाइम मैनुअल थेरेपी जो है वो कैसे डेवलप हुई। इन एशियन टाइम्स जो है वो मैनुअल थेरेपी को क्या समझा जाता था और किस तरह परसीव किया जाता था। बिल्कुल आप समझ लें कि एट द स्टार्ट ऑफ द एज ऑफ द मैन, ये जो सेंस ऑफ टच है, या हम कह लें कि हमारी जो स्किन है वो एक सोशल ऑर्गन कंसीडर होती है। कुछ लिटरेचर के अंदर हमारी इस स्किन को सोशल ऑर्गन के तौर पर भी जो है वो कंसीडर किया जाता है। सो इस सोशल ऑर्गन के थ्रू ही मोस्ट ऑफ द जो सेंसरी इनपुट है वो हम परसीव करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेंसरी इनपुट जो है वो हम परसीव करते हैं अपनी स्किन के थ्रू। सो जब कोई भी इंसान पुराने वक्तों में या बहुत पहले जो है वो लोग किसी को पेन में देखते थे तो वो उसको तसल्ली देने के लिए जो है वो एक टच या उसको उसका हाथ थाम लेते थे या उसको दिलासा देते थे फिजिकल टच के थ्रू। सो ये उस दौर की या उस एंशियंट टाइम्स की जो है वो आप समझ लें मैनुअल थेरेपी है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डेवलप होती गई चीज़ें, मेडिकल साइंसेस जो है वो डेवलप होती गई, तरक्की होती गई, तो अब एक पूरी स्पेशलाइज्ड डोमेन जो है वो बन चुकी है मैनुअल थेरेपी। सबसे पहले या हम कह सकते हैं फादर ऑफ फिजियोथेरेपी, वो लिटरेचर के अंदर
या जनरली आप लोगों को आप पढ़ेंगे कि वो सीरियक्स है, जो कि बजाते खुद तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन था, उसने जो है वो मैनुअल थेरेपी स्टार्ट की। यानी और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका सीरियक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो नर्व रूट इरिटेशन को कम करना था, यानी नर्व रूट कंप्रेशन को ख़त्म करना था या कम करना था। इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर उसने कुछ टेक्निक्स डेवलप की जो कि नॉन स्पेसिफिक टेक्निक्स थी। अब नॉन स्पेसिफिक टेक्निक से मुराद ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर बहुत लोकलाइज्ड किस्म जॉइंट को या लोकलाइज्ड फेसिट को या आर्टिकुलर पिलर को या एक सेगमेंट को टारगेट नहीं कर रहा था। वो एज अ होल एक पूरे आप समझ लें सेगमेंट या एक पूरे रीजन को वो टारगेट करता था अपनी टेक्निक्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल नेक की जो ट्रैक्शन है जब वो देता था तो वो एज अ होल पूरी नेक को जो है वो ट्रैक्शन देता था। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर। तो ये नॉन स्पेसिफिक टेक्निक्स थी, यानी एज अ होल वो बहुत पूरी अपनी टेक्निक्स को एग्जीक्यूट करता था। ये सीरियक्स का कॉन्सेप्ट था और ये उसकी जो है वो स्कूल ऑफ थॉट है सीरियक्स का। उसके बाद फिर एक दौर आया जिसके अंदर मेटलैंड ने जो है वो अपनी एक टेक्निक्स जो है वो डिवाइस की और उसने जो है वो अपना एक स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर बहुत स्पेसिफिक टेक्निक्स थी और ऑसिलेशंस उसने इंट्रोड्यूस करवाई। यानी हम मोबिलाइज करते हैं और ग्लाइड्स देते हैं तो उन ग्लाइड्स के अंदर जो है वो ऑसिलेशंस जो हैं वो रिदमिकल ऑसिलेशंस जो हैं वो उसने इंट्रोड्यूस करवाई। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये था आपका पेन रिलीविंग कॉन्सेप्ट था। इसी से बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट मैकेंजी का भी था, बट उसके अंदर एक एडिशन ये था कि उसने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन, यानी ऐसी पेन जो डिस्टल आपके एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट हो और आपकी फिर स्पाइन तक आए। फॉर एग्जाम्पल शियाटिका के केस के अंदर या लोअर लिम रेडिकुलोपैथी या अपर लिम रेडिकुलोपैथी में ऐसी पेन जो आपकी सेंट्रल जो लाइन है या आपकी सेंटर से स्पाइन से शुरू ना हो बल्कि डिस्टल आपके आर्म से, आपके फोर आर्म से, हैंड से वो स्टार्ट हो और फिर वो प्रोक्सिमली आपके स्पाइन तक आए। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को काफ से पेन स्टार्ट होती है और वो कंप्लेन करता है कि वो पेन जो है वो प्रोक्सिमली ट्रेवल कर रही है और फिर स्पाइन उसमें फिर उसको लंबर में जो है वो पेन फील होती है। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन। सो इसको डील करते हुए मैकेंजी ने फिर अपना कॉन्सेप्ट दिया कि रेपिटेटिव मूवमेंट्स जो हैं वो उसने फिर इंड्यूस करवाई। इन दोनों का, मेटलैंड और मैकेंजी दोनों का जो है वो कॉन्सेप्ट बेस करता था पेन रिलीविंग फिनोमिना के ऊपर। तो पेन रिलीविंग फिनोमिना जो है या पेन को कम करने के लिए एक मेटलैंड ने कॉन्सेप्ट दिया ग्लाइड्स या मोबिलाइजेशन विद ऑसिलेशन, और एक मैकेंजी ने जो है वो एक स्कूल ऑफ थॉट दिया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन का, टू रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ पेन, to improve the function of the patient by repetitive motion of the spine. थर्ड हमारे पास फिर कार्ल्टन बॉन्ड आए। मेरे नज़दीक जो कार्ल्टन बॉन्ड है उसने बहुत से मैनुअल थेरेपी के कॉन्सेप्ट्स जो है ना उनको क्लियर किया। उसने जो है वो आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर लीजन्स में डिफरेंस करना सिखाया और उसने जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैनुअल थेरेपी के वो उसने क्लियर किए। एक बेस जो है ना वो उसने बनाई मैनुअल थेरेपी की। जो मेटलैंड या मैकेंजी या सीरियक्स थे उन्होंने तो जस्ट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखते हुए नॉन स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टेक्निक्स बना दी, लेकिन कार्ल्टन बॉन्ड ने अपने 3 ग्रेड्स तो इंट्रोड्यूस करवाए ही, बट उसके साथ उसने मैनुअल थेरेपी के बहुत पेचीदा कॉन्सेप्ट्स को भी जो है वो क्लियर किया और काफी कंफ्यूजन्स को जो है वो उसने दूर किया। तो मैं समझता हूं कि कार्ल्टन बॉन्ड वाज द फादर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ वाज द फिजियोथेरेपिस्ट। जो सीरियक्स था, ही वाज नॉट अ फिजियोथेरेपिस्ट, ही वाज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू मैनुअल techniques to deal with the nerve root compression and nerve root pain.
कार्ल्टन बोन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो एड्रेस कर रहा था आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स को। कन्वेक्स और कनकेव रूल्स जो हम पढ़ते हैं वो बेसिकली कार्ल्टन बोन ने ही जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसी ने डिटेल जो है वो इनके ऊपर अपनी बुक्स वगैरह पब्लिश की थी। सो उसमें जो है वो कार्ल्टन बोन का बड़ा रोल है कि उसने जो है वो जॉइंट की जो मोबिलिटी है, रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर उसने काम किया। और उसकी जो ग्लाइड्स हैं, अगर हम 3 ग्रेड्स देखें तो वो भी बेसिकली यही हैं, ठीक है। स्लैक टेकन अप है, फिर टेंशन जोन है, फिर उसके बाद जो है वो स्ट्रेचिंग की तरफ चला जाता है, यानी जॉइंट को आपने स्ट्रेच कर देना है। एंड रेंज, रेजिस्टेंस आपको फील होनी चाहिए। तो ये जो बेसिकली जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट है बेसिक। अब जो मौजूदा जो एक लेटेस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट जो चल रहा है वो आपका मुलिगन है। मुलिगन स्कूल ऑफ थॉट है। सीरियक्स ने जो है वो नर्व रूट इरिटेशन को एड्रेस किया। मेटलैंड ने जो है वो पेन रिलीविंग को एड्रेस किया। मैकेंजी ने भी पेन को ही एड्रेस किया, बट उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन था और रेपिटेटिव मोशंस थी। मेटलैंड में ऑसिलेशंस थी, ठीक है। और जो कार्ल्टन बोन था उसमें सस्टेन्ड ग्लाइड थी, ठीक है। 3 ग्रेड्स थे और वो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स को, यानी जॉइंट की जो आरओएम है, जो एक्सेसरी मूवमेंट्स हैं, उनको वो एड्रेस कर रहा था। देन जो लेटेस्ट हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट अभी तक चल रहा है और उसी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं और उसको बहुत ज्यादा एंडोर्स किया जाता है, वो मुलिगन है। ब्रायन मुलिगन ने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया नैग्स का। सबसे पहले नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड, कि वो नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड जो एक पर्टिकुलर जॉइंट की है या फेसिट की है, वो उसको इनहैंस करता था अलोंग विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पेशेंट। यानी जो मूवमेंट पेशेंट की रिस्ट्रिक्टेड है वो उसको उस ग्लाइड के साथ अकोमोडेट करके देन उसको जो है वो ग्लाइड देता था। ये बेसिकली बेसिक और स्टार्टिंग से लेकर अब तक के मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आपके मैनुअल थेरेपी के अंदर। बहुत सारे ऐसे और भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल एरिक डॉल्टन एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके भी अपने बहुत सारे कुछ ऐसी टेक्निक्स उसने डिवाइस की हैं विच आर वेरी हेल्पफुल इन मैनेजिंग द सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन और समहाउ बैक पेन और थोरैसिक पेन। बट उसको इतनी इंडोर्समेंट नहीं मिली बिकॉज उसके रिजल्ट्स इतने डेवास्टेटिंग नहीं थे, इतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं थे उसके रिजल्ट्स के। उसकी टेक्निक्स के जो रिजल्ट्स थे, जो आउटकम्स थे, क्लिनिकल आउटकम्स, उसके इतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं थे। सो दैट्स वाई उसको इतनी इंडोर्समेंट नहीं मिली। बट जो मुलिगन है या कार्ल्टन बोन है या मेटलैंड है या मैकेंजी है, ये 3 से 4 जो कंसेप्ट्स हैं ये आज भी माने जाते हैं और इनके ऊपर काम किया जा रहा है। ये एक तमहीद थी, ये एक प्री फेज था कि आपको पता लगे कि मैनुअल थेरेपी क्या है और मैनुअल थेरेपी के अंदर कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि मैनुअल थेरेपी के अंदर बेसिकली फोर्सेस, हम जाहिर बात है एक्सटर्नली हम कोई फोर्सेस अप्लाई करेंगे बॉडी के टिश्यूज के ऊपर, ठीक है। वो टिश्यूज आपके सॉफ्ट टिश्यूज भी हो सकते हैं, आपके मसल्स हो सकते हैं, आपका फेशिया हो सकता है, आपके जॉइंट्स हो सकते हैं। ये सारे बॉडी के टिश्यूज है ना, सॉफ्ट टिश्यूज हैं। तो इनके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स लगेगी तभी कोई स्टिमुलस हम इनपुट करेंगे और फिर हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो मैनुअल थेरेपी के अंदर मेनली हमारे पास 2 फोर्सेस जो है ना वो हम अप्लाई करते हैं, जिसमें से पहली फोर्स हमारे पास है टेंशन फोर्स और दूसरी फोर्स है कंप्रेशन फोर्स। बेसिकली ये एक ऑस्टियोपैथ था जिसका नाम था आयल लेडरमैन। उसने जो है वो अपनी बुक के अंदर द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल थेरेपी, उसमें जो है वो उसने इन 2 फोर्सेस का जिक्र किया और फिर उसने आगे मजीद इनको किया कि यही 2 फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से मजीद 3 फोर्सेस जो है वो रिजल्ट होती हैं। यानी बाय कंबाइनिंग दीज 2 फोर्सेस, टेंशन फोर्स एंड द कंप्रेशन फोर्स, यील्ड्स इन दीज
3 forces which are torsional, shearing and bending. ठीक है. टेंशन फोर्स के अंदर हम या तो किसी स्ट्रक्चर को इलोंगेट करेंगे, ठीक है, या स्ट्रेच करेंगे, और कंप्रेशन फोर्स के अंदर जो है वो हम उसको शॉर्टन करेंगे या कंप्रेस करेंगे. और इन्हीं दो फोर्सेस की कॉम्बिनेशन की वजह से जो है वो हमारे पास टॉर्शन, ठीक है, शियरिंग, ठीक है. टॉर्शन जो है वो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये टॉर्शन है, ठीक है, रोटेटरी फोर्स जो है, और अगर मैं इसी को बैक एंड फोर्थ या इस तरह करूं तो ये शियर है, लाइक दिस, ये या ये शियर है. जो टॉर्शन थी वो लाइक दिस थी, ये टॉर्शन है, ये शियर है, ठीक हो गया. और तीसरी हमारे पास थी बेंडिंग, ठीक हो. ये इन्हीं टेंशन और कंप्रेशन की जो फोर्सेस हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे पास मजीद 3 फोर्सेस आती हैं. और यही 3 फोर्सेस जो मजीद हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनके साथ मिलके एक थेराप्यूटिक इफेक्ट कॉज करते हैं. अब वो वेरिएबल्स क्या हैं? वो वेरिएबल आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ड्यूरेशन ऑफ फोर्स है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ फोर्स है इन टर्म्स ऑफ ऑसिलेशन, कि अगर आप ऑसिलेटरी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर वेलोसिटी यूज करेंगे हम, ठीक है. और अगर आप एक थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिर हम स्पीड जो है वो हम यूज करेंगे वर्ड. एनी हाउ दिस इज नॉट अ बिग डील कि हम क्या वर्ड यूज करें. फिर उसके बाद उसका रेट या फ्रीक्वेंसी, कि आप किस फ्रीक्वेंसी से जो ऑसिलेट कर रहे हैं, या अगर आप मुलिगन अप्लाई कर रहे हैं तो कितने रेपिटेशंस जो है वो आप कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स. ये वेरिएबल्स हैं कि आपने डायरेक्शन क्या रखनी है फोर्स की, आपने जो है वो उसकी ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर तक ग्लाइड दे के रखनी है, और उसके बाद आपने जो है वो उसकी स्पीड है, उसकी नंबर ऑफ साइकिल्स या रेपिटेशन ऑफ द ग्लाइड है, और उसके बाद आपकी रिदम या उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो ये जो सारे वेरिएबल्स और ऊपर जो हमने फोर्सेस डिस्कस की हैं, टेंशन, कंप्रेशन और इनके कॉम्बिनेशन से टॉर्शन, शियर और बेंडिंग, ये सारी फोर्सेस और ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, ये मिलकर एक थेराप्यूटिक टेक्निक डेवलप करते हैं और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं. क्योंकि अगर आप ब्लाइंड फोर्स लगाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि यार मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है. अगर ट्रीटमेंट प्लेन जो है वो आपका 45 डिग्रीज पर है और आप ग्लाइड दे रहे हैं 60 डिग्रीज पे, तो आप तो है वो थेराप्यूटिक इफेक्ट ले ही नहीं पाएंगे. आप जो है वो टेक्निक ही गलत कर रहे हैं, तो आपको क्लिनिकल आउटकम तो आएगा ही नहीं. सो ये वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक मैनुअल थेरेपी टेक्निक को एग्जीक्यूट करने में. अगर आपको टेक्निक का नहीं पता, आपको पता नहीं है कि मैंने डायरेक्शन ग्लाइड किस डायरेक्शन में देनी है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसकी कितनी जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स या रेपिटेशन होनी चाहिए, और उसकी कितनी ड्यूरेशन, कितनी देर तक मैंने ग्लाइड देके रखनी है, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेजर योर आउटकम रिजल्ट्स. उसके बाद अब हम बात करेंगे कि हमने बात की कि मैनुअल थेरेपी, जिस तरह शुरू में मैंने एक जुमला बोला कि ईच एंड एवरी फिजिकल मोडालिटी हैज एन इफेक्ट, आइदर इट इज फिजियोलॉजिकल और न्यूरोफिजियोलॉजिकल और केमिकल और बायोमैकेनिकल. सो आपकी मैनुअल थेरेपी का भी तो कोई इफेक्ट होना चाहिए. मैनुअल थेरेपी जो है उसका भी एक इफेक्ट है, और वो हमारे पास बेसिकली मैनुअल थेरेपी जो लेटेस्ट रिसर्चेज है ना हमारे पास, वो कहती हैं कि मैनुअल थेरेपी का जो इफेक्ट है ना वो इट इज मोर नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉट स्पेसिफिक. यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एक जॉइंट को ट्रीट कर रहे हैं. समटाइम्स हमने जो है वो बहुत सारी वीडियोस भी हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर कि कुछ क्लिनिशियंस हैं, पेशेंट रिपोर्ट करता है बैक पेन के साथ, बट वो उस पेशेंट की सर्वाइकल को ट्रीट करते हैं और उसकी बैक पेन ठीक हो जाती है. हम ऐसी वीडियोस देखते हैं, बट हम उसको एज्यूम करते हैं कि शायद ये स्क्रिप्टेड है, बट इन सम केसेस इट इज नॉट. मैनुअल थेरेपी का नॉन स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है. इसके दो तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो एनाटॉमिकल
डिरेंजमेंट, हम कहते हैं कि पेशेंट का पोस्चर ख़राब है, या पेशेंट जो है वो उसकी जॉइंट की स्टिफनेस है। फॉर एग्जांपल L4 L5 के ऊपर पेशेंट को जो है वो स्टिफनेस है उसके फेसिट जॉइंट के ऊपर बायलैटरल, और हम जो है वो फेसिट के ऊपर जो है वो ऑसिलेटरी ग्लाइड देते जा रहे हैं, बट पेशेंट जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रहा, हम स्पेसिफिक होकर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं, या उसका जो QL है क्वाड्रेटस लंबोरम, या उसका जो है वो इलियोकोस्टाइलस लंबोरम, ये जो उसके सराउंडिंग मसल्स हैं ये बड़े स्टिफ हैं। उसकी जो लंबर स्पाइन का कर्वेचर है वो जो है वो रिलेटिवली स्ट्रेट हुआ है। सो ये एक नॉन स्पेसिफिक अप्रोच है कि आपने स्पेसिफिक होकर सिर्फ उसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया, उसको ही सिर्फ आप नहीं ग्लाइड देते रहे, आपने सराउंडिंग में नॉन स्पेसिफिक होकर देखा कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या और कंडीशंस जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं उस L4 और L5 की स्टिफनेस में। इस नॉन स्पेसिफिक के अंदर सिर्फ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट भी जो है वो आता है। अब इस नॉन स्पेसिफिक जो हमारे पास इफेक्ट्स हैं मैनुअल थेरेपी के, उसके अंदर 3 इफेक्ट्स हैं मेनली जो मैनुअल थेरेपी से एक पेशेंट को एक्सपीरियंस होते हैं या हम इंड्यूस करवा सकते हैं पेशेंट में थ्रू मैनुअल थेरेपी। एक जुमला याद रखिएगा, वो ये है कि मैनुअल थेरेपी इज नॉट ऑलवेज करेक्टिव, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सपोर्टिव। अब इसका क्या मतलब है? करेक्टिव से मुराद है कि हम जब ये बोलते हैं ना, जब ये हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, पेशेंट एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक एलिमेंट इन द फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। सो जब हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे या उसकी कंडीशन के बारे में उसे बताएंगे, तो जब हम ये जुमले बोलते हैं ना कि आपकी जो मोहरे हैं वो अपनी जगह से हिल गए हैं, या आपकी अलाइनमेंट जो है वो ख़राब हुई है, आपका जो है वो कूला आगे की तरफ गया हुआ है, तो ये चीज़ें ना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं पेशेंट की परसेप्शन के ऊपर। सो ट्राई अवॉइडिंग दीज सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस कि आप जो है वो पेशेंट को कहें आपका मोहरे जो है ना वो हिले हुए हैं तो मैं उसको अपनी जगह पे ले आऊँगा। दिस इज नॉट द केस। मुलिगन जो बड़ा ही लेटेस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्कूल ऑफ थॉट है हमारा, यहाँ पे जो एंडोर्स किया जा रहा है, उसमें अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं पोजिशनल फॉल्ट। पोजिशनल फॉल्ट से मुराद है कि हर जॉइंट की ना एक नॉर्मल अलाइनमेंट है, एक नॉर्मल पोजीशनिंग है। जब ड्यू टू एनी ट्रॉमा, ड्यू टू एनी ओवर यूज इंजरी, या किसी भी पुअर पोस्चरल माल अलाइनमेंट की वजह से वो जो जॉइंट की नॉर्मल पोजीशनिंग है या नॉर्मल अलाइनमेंट है वो उससे स्लाइटली डेविएट कर जाता है, और उसने हर जॉइंट का एक एक पोजिशनल फॉल्ट मुलिगन ने डिस्क्राइब किया है। फॉर एग्जाम्पल जो शोल्डर का पोजिशनल फॉल्ट है वो आपका फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड उसका पोजिशनल फॉल्ट है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जो है वो ग्लाइड देनी पड़ती है। सो बेसिकली ये पोजिशनल फॉल्ट उसने रिसर्चेस की, एविडेंस कलेक्ट किया कि क्या हम इस पोजिशनल फॉल्ट को जो है वो देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। इनिशियली तो कोई एविडेंस मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसकी टेक्निक्स जो हैं वो फेमस होती गई और उसकी टेक्निक्स के जो है वो हमें प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स और आउटकम्स जो है वो मिलना शुरू हो गए, देन उसके ऊपर रिसर्चेज हुई, एविडेंस कलेक्ट हुआ, और फिर हमें पता चला कि इस पोजिशनल फॉल्ट को हम देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। बट उन्हीं रिसर्चेस के अंदर ये भी, उन्हीं आर्टिकल्स के अंदर, उन्हीं पब्लिश्ड पेपर्स के अंदर ये भी बताया गया है और ये भी क्लियर किया गया है कि पेन जो है वो एंटायरली इसी पोजिशनल फॉल्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। हम जब भी MRI करवाते हैं तो उसके अंदर हमें डीजेनरेटिव चेंजेस नजर आते हैं स्पाइन के अंदर या किसी भी जॉइंट के अंदर जिसकी MRI करवाएं। फॉर इंस्टेंस हम लंबर स्पाइन की MRI करवाते हैं तो उसके अंदर हमें एनाटॉमिकल जो है वो चेंजेस नजर आते हैं, और हम उस पेशेंट की पेन को उस एनाटॉमिकल वेरिएशन या ऑल्टरेशन के साथ जो है वो एसोसिएट कर देते हैं, और फिर हम उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को, उस एनाटॉमिकल वेरिएशन को ट्रीट कर रहे होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैनुअल थेरेपी इज नॉट करेक्टिव, इन नॉट ऑलवेज करेक्टिव, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सपोर्टिव।
तो ये इसका मतलब है कि जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं सिर्फ उनको ट्रीट न करें, ठीक है। डोंट वर्क ऑन कंडीशन बेस्ड, आप प्रोसेस बेस्ड चलें। आपको प्रोसेसेस का पता होना चाहिए कि अगर मैंने पेशेंट को टच किया है और उसको मैंने ग्लाइड अप्लाई की है, एक पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई किया है मैंने, तो क्या प्रोसेसेस एलिसिट होंगे बॉडी में और फिर वो पेन को कैसे रिड्यूस करेंगे। लेकिन अगर आपके जहन के अंदर वो कंडीशन चल रही होगी कि जी L4 L5 का राइट फेसिट जो है वो स्टिफ है और मैं उसको ग्लाइड दे रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। कंडीशन बेस्ड होकर ना चलें, प्रोसेस बेस्ड होकर चलें। क्या आपकी मैनुअल थेरेपी की जो एप्लीकेशन है या मैनुअल थेरेपी की जो टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हैं उसके नतीजे में एज अ रिस्पॉन्स बॉडी क्या प्रोसेसेस जो है वो स्टार्ट कर रही है अपने अंदर, ये चीज आपने देखनी है। अब जो नॉन स्पेसिफिक मैनुअल थेरेपी के इफेक्ट्स हैं वो 3 क्या हैं। नंबर 1, टिश्यू इफेक्ट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम समझते हैं कि हम मैनुअली जो है वो जब हम ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं नेक की या हम फेशिया को रिलीज करते हैं, सो वी आर एबल टू स्ट्रेच द टिश्यू अंडरलाइंग द स्किन विद आवर बेयर हैंड्स। दिस इज नॉट द केस। बीइंग अ मैनुअल थेरेपिस्ट, इस सेशन के एंड तक बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको फील करने पर मजबूर करेंगी कि यार मैनुअल थेरेपी फिर कोई फायदा ही नहीं है मैनुअल थेरेपी का। आपके जहन में ये बात क्लिक करेगी कि ये मैनुअल थेरेपी का तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर इसके इफेक्ट्स नॉन स्पेसिफिक हैं और इसके अंदर हम मैनुअल अपने हाथों से किसी स्ट्रक्चर को एनाटॉमिकली चेंज नहीं कर सकते तो फिर मैनुअल थेरेपी का क्या फायदा। बट मैं इसीलिए सबसे पहले ये जुमला बोला कि डू नॉट गो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, assess the patient and execute the manual therapy on the basis of processes underlying and undergoing the patient, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है कि सबसे पहले टिश्यू चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब टिश्यू इफेक्ट्स जो है वो क्या होंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो स्किन के अंदर वेरियस एंड न्यूमरस सॉर्ट ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, जिनमें सबसे जो हमें कॉमनली हम याद रखते हैं वो नोसिसेप्शन है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर हैं जो कि हमारी हीट को, हमारा कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं और उससे भी बढ़कर प्रेशर को और मैकेनिकल लोड को डिटेक्ट करते हैं। और उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। और इस प्रोसेस को कि एक प्रेशर बॉडी के ऊपर जो है वो हमने अप्लाई किया और वो मैकेनो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने फिर इन रिस्पॉन्स कुछ मैकेनिज्म जो है वो शुरू कर दिए। इस प्रोसेस को मैकेनो ट्रांसडक्शन कहते हैं। मैनुअल थेरेपी के अंदर जो बड़ा ही मेन और बेसिक एक फिनोमिना है जिसके तहत मैनुअल थेरेपी काम करती है, और आपको अगर मैनुअल थेरेपी से कोई क्लिनिकल आउटकम या पॉजिटिव रिस्पॉन्स पेशेंट की तरफ से मिलेगा तो वो इसी फिनोमिना के तहत है, मैकेनो ट्रांसडक्शन। बिकॉज मैनुअल थेरेपी से आप प्रेशर इंड्यूस कर रहे हैं ना, चाहे वो आप ट्रैक्शन दे रहे हैं, चाहे वो आप कंप्रेशन दे रहे हैं, टॉर्शन कर रहे हैं, शेयरिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का, एक पर्टिकुलर रिदम, एक फ्रीक्वेंसी का एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट के स्किन पे, टारगेटेड एरिया जिसको भी आप जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में आपके मैकेनो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट होंगे। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स और तीसरा है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नेम डिफरेंट हैं, बट समहाउ इन दोनों के अंदर जो डिटेल हम डिस्कस करेंगे वो तकरीबन सेम ही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अच्छा, अब मैकेनो ट्रांसडक्शन या टिश्यू इफेक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के अंदर जो है ना वो एक ही चीज एक्टिवेट होती है जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग पेन मॉड्यूलेशन पाथवेज। ये जो पाथवेज है ना आपके, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। वो कैसे एक्टिवेट होते हैं मैं आपको अब इसको मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इन शख्स मुझे मेरे शोल्डर के ऊपर या मेरी आर्म के ऊपर पिंच करे,
बहुत ज़ोर से, तो वो मुझे फर्स्ट टाइम में ना बहुत ज़्यादा पेन करेगी और मैं एकदम पीछे भी हट जाऊंगा और मैं जो हूँ वो उससे बचने की कोशिश भी करूँगा कि वो दोबारा मुझे पिंच ना करे। लेकिन अगर वो ही बंदा उसी इंटेंसिटी और उसी फ्रीक्वेंसी और उसी रेट के साथ और उसी ड्यूरेशन के साथ मुझे सेम स्पॉट के ऊपर दोबारा से पिंच करे, तो मुझे पहली दफ़ा से थोड़ी सी कम महसूस होगी। और अगर वो लगातार ग्रेजुअली उस वो करता रहे, मुझे पिंचिंग करता रहे, मुझे चूंडी काटता रहे सेम स्पॉट पे सेम इंटेंसिटी के साथ, तो होगा क्या कि मेरे मैकेनो ट्रांसडक्शन के थ्रू जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। वो जो है वो आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो हैं उनके थ्रू जाएंगे आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स या पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर जो है उस तक जाएंगे, और फिर वहां से सब्सटेंस पी और जो आपके जिसको हम कह सकते हैं न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे ब्रेन के अंदर ना एक कैबिनेट होता है जिसे हम ड्रग कैबिनेट इन द ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये मोस्टली हमारा एमिगडेला और हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा इन जगहों पे होता है। सो उसका मकसद क्या होता है कि जब ये मैकेनो ट्रांसडक्शन के थ्रू मैकेनो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए और फिर उसने जो है वो ऊपर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू ऊपर सिग्नलिंग गई, ठीक है, तो दो काम होते हैं। एक तो वहां से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं कि उस टारगेटेड एरिया पर जाकर वहां से जो इन्फ्लामेटरी और जो पेन मीडिएटर्स हैं उनको फ्लश आउट किया जाए, पेन को कम किया जाए। सेकंड, वो पेन के थ्रेशहोल्ड को बढ़ा देते हैं। अब पेन के थ्रेशहोल्ड के बढ़ने से आप लोगों को कंफ्यूज हुई होगी, अगर पेन का थ्रेशहोल्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पेन भी बढ़ रही है। नो, पेन के थ्रेशहोल्ड के बढ़ने से मुराद है कि पेन की परसेप्शन कम हो जाना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ बनाता हूं लाइक दिस, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि मैं मेरी पेन मुझे जो है वो हल्की सी चूंडी काटने से जो है वो हल्की सी पिंच करने से मुझे पहले पेन हुई थी इधर, लेकिन उसके बाद जब मुसलसल लगातार एक ही उसी पॉइंट पर मेरा दोस्त या मेरा जो भी कुलीग है वो मुझे पिंच करता रहा, तो अल्टीमेटली मुझे वो पिंच महसूस होना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो थ्रेशहोल्ड इंक्रीज हो गया था, जो परसेप्शन थी मेरी वो डिक्रीज होती जा रही थी। तो ये बेसिकली इसको हम डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। तो ये जो मैनुअल थेरेपी है, जब आप मैकेनो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, मैकेनो ट्रांसडक्शन होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स इनहिबिटरी रिलीज होते हैं, उसके बाद फिर आपकी डिसेंसिटाइजेशन होती है कि वहां पे जो पेन का थ्रेशहोल्ड है वो बढ़ जाता है। फिर आपको उससे ज्यादा की स्टिमुलस देनी पड़ती है पेन को एलिसिट करवाने के लिए। जिस तरह का काम टेंस है, टेंस क्या करता है? टेंस एक कैमोफ्लेज है कि आपने पेनफुल एरिया के अराउंड पे वो टेंस के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और आप जो है वो उसे स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी बेसिकली यही करता है, डिसेंसिटाइज कर देता है, पेन की परसेप्शन जो है वो कम कर देता है। सो ये जो है वो आपके न्यूरोलॉजिकल बेसिकली एक इफेक्ट्स हैं मैनुअल थेरेपी के। अब हम बात करेंगे टिश्यू इफेक्ट्स। टिश्यू इफेक्ट्स जो है वो मैकेनो ट्रांसडक्शन से हो रहे हैं। जब हम कहते हैं ना कि जी आपका मसल या आपका टेंडन या आपका लिगामेंट जो है वो श्रिंक्ड था, टाइट था, स्टिफ था और मैंने जो है वो मैनुअल थेरेपी से उसको स्ट्रेच कर दिया, दैट इज नॉट द केस। बेसिकली आप उस प्रोसेस को एलिसिट करवा रहे हैं, बॉडी के अंदर स्टार्ट करवा रहे हैं थ्रू मैकेनो ट्रांसडक्शन, जिसने आगे मसल को जो है वो स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या टेंडन या लिगामेंट को जो है वो उसने एड्रेस करना है। तो ये वो मैकेनो ट्रांसडक्शन है और इसी को आगे हम कह देते हैं मैकेनोथेरेपी। मैनुअल थेरेपी इंड्यूसिंग द मैकेनो ट्रांसडक्शन इन द पेशेंट्स बॉडी इज कॉल्ड द मैकेनोथेरेपी। ठीक हो गया जी, ये कॉन्सेप्ट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे डोजेज की और ये बाकी सारी चीजों की। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को समझने के लिए ना आपको साइकोसोशल बायोसाइकोसोशल मॉडल को अपने ज़हन में रखना पड़ेगा कि बायोसाइकोसोशल मॉडल जो है वो 3 एस्पेक्ट्स या 3 एलिमेंट्स को जो है वो डिस्कस करता है कि पेन
तीन कॉजेज या तीन वजूहात की बिना पे हो सकती है। या तो कोई बायोलॉजिकल कॉज है, बॉडी के अंदर कोई एनाटॉमिकल या ऑर्गेनिक कॉज है जो कि वो पेन कर रहा है, ठीक है। दूसरा सोशल कॉज है, ठीक है, सोशो इकोनॉमिकल हो सकता है, आपकी जो सोशल लाइफ है उसके अंदर इम्पेयरमेंट्स आ सकती हैं, उसकी वजह से आपको पेन, स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस जो है वो आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, आपके कोर्टिसोल जो है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पूरी बॉडी के अंदर शुरू कर देता है, तो ये एक सोशल एस्पेक्ट आ जाता है। और तीसरा एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल, ठीक है। ये जो है ना साइकोलॉजिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मस्कुलोस्केलेटल पेन भी समटाइम्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकता है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल एलिमेंट उसके अंदर जो है वो हो सकता है। अब पेशेंट आपके पास आता है और कहता है कि जी डॉक्टर साहब मैं ना 2 हफ्ते पहले अपने बेड से ना उठा हूँ और मैं वॉशरूम तक गया हूँ, मुझे ना पेन स्टार्ट हो गई मेरी बैक में। अब यहाँ पर तो आपको मेनली बायोलॉजिकल कॉज ही नज़र आएगा या मैकेनिकल कॉज नज़र आ जाएगा कि हो सकता है उसका जो बेड के ऊपर जो गद्दा है या उसका जो मैट्रेस है वो सही ना हो, जब वो उठा है या वो वॉशरूम तक जाने लगा है उस दौरान उसकी कोई जर्की मूवमेंट जो है वो हो गई हो, यानी बायोलॉजिकल कॉजेज आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कोई सोशल कॉज नज़र नहीं आएगा, आपको यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल कॉज नज़र नहीं आएगा। फिर आपको पेशेंट से सवाल पूछना पड़ेगा कि आपने इन 2 हफ्तों में अपनी पेन से मुताल्लिक किस किस से डिस्कस की है। वो कहेगा कि जी मेरे बड़े पुराने एक फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनसे मैंने रब्ता किया है, मेरे अपने बड़े भाई हैं, उनको भी थी ये प्रॉब्लम, उनको भी मैंने जो है वो पूछा कि आपको जो प्रॉब्लम थी तो क्या किया था आपने। तो यानी वो उस पेन के ऊपर जो है ना वो रेपिटेटिव एक इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, रेपिटेटिवली अपनी पेन से मुतालिक एक इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, और इस रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन इनपुट की वजह से उसके ब्रेन के अंदर न्यूरल मैपिंग या न्यूरल टैग्स बनना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पेशेंट आपके पास आया, उसको लो बैक पेन हुई और फिर जो है वो उसने जो है वो ये सोचना शुरू कर दिया कि यार मेरे फादर थे, उनको भी ना लो बैक पेन हुई थी, उनको लो बैक पेन हुई थी, वो उम्र रसीदा भी थे, तो मे भी शायद ये जेनेटिक हो, मेरे फादर को हुई है तो मुझे भी हो गई है। तो ये क्या हुआ कि उसने न्यूरल टैग्स बनाना शुरू कर दिए, लो बैक पेन, ओल्ड फादर। तो अब जब कभी भी उसके सामने ये चीज़ें रिपीट होंगी ना, उसका वो पेन का मैकेनिज्म भी एलिसिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली पेन स्ट्रेस साइकिल है पूरा एक। उस इंडिविजुअल ने, उस पेशेंट ने जिसको लो बैक पेन पहली बार हुई और उसने अपने आप को किसी दूसरे बंदे के पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया, तो वो छोटे छोटे न्यूरल टैग्स या न्यूरल मैप्स जो है ना वो ब्रेन के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली आप मैनुअल थेरेपी के थ्रू आप इन टैग्स को तोड़ सकते हैं, आप इन मैप्स को रीमैप कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को जो है वो अश्योरेंस हो कि आपकी पेन किसी दूसरे बंदे के पास एक्सपीरियंसेस के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती। हाउ कैन यू एसोसिएट, हाउ कैन यू लिंक योर एक्सपीरियंस विद समवन अदर्स एक्सपीरियंस। उनके क्रोनोलॉजिकल डिफरेंसेस और हैं, उनके एक्सपीरियंसेस और हैं, बट इट इज़ अ ह्यूमन नेचर कि वो न्यूरल टैग्स और न्यूरल मैपिंग जो है ना वो बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाती है। अब जब मैंने आपको जो मिसाल दी थी कि वो पेशेंट बेड से उठा और वॉशरूम तक गया, बैक पेन स्टार्ट हो गई, इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको कोई साइकोलॉजिकल और कोई सोशल कॉज नज़र नहीं आ रहा, आपको सिर्फ बायोलॉजिकल कॉज ही नज़र आ रहा है, ठीक है। बट जब आप उससे पूछेंगे कि आपने मेरे पास आने से पहले पहले अपनी पेन से मुताल्लिक क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं गूगल पे, या आपने किसी से मशवरा किया है, या आपने अपने ही घर के अंदर या फैमिली में किसी को पहले हुई थी बैक पेन और उससे आपने मशवरा किया है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कॉन्टीन्यूअस इनपुट ले रहा है वो इन्फॉर्मेशन की अबाउट पेन, तो वो न्यूरल टैग्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जब कभी वो इन्फॉर्मेशन उस पेशेंट के सामने रिपीट की जाएगी, वो कीवर्ड्स उसको सुनाई देंगे, तो वो पेन भी शुरू हो जाएगी उसे। तो मैनुअल थेरेपी इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल कि आप इन न्यूरल मैप्स को
और इन न्यूरल टैग्स को जो है वो ब्रेक कर सकें। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है कि पेशेंट आपके पास पेन के साथ आता है, सो जस्ट डोंट गो एंड अप्लाई द टेक्निक ब्लाइंडली। टेक द हिस्ट्री, अंडरस्टैंड द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ हिज पेन, कि पेशेंट क्या सोचता है अपनी पेन के बारे में, और उसने किस किस बंदे से मशवरा किया है, या वो किस किस बंदे से जो है वो पहले अपनी पेन से मुतालिक जो है वो मालूमात ले चुका है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो बड़ा मलहूज़ खातिर रखना है, बड़ा कीप इन माइंड दैट कि आप पेशेंट को ट्रीट इस तरह करें। अब हमने जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के अंदर एक ये चीज़ थी न्यूरल टैग्स और न्यूरल मैपिंग की। पेशेंट्स के अंदर ना फिर इस चीज़ को लेकर दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक वो है जो कि फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आते हैं, और दूसरे वो हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि एक पेशेंट है जिसका नाम है डैनी, और एक पेशेंट है जिसका नाम है डैनियल, या हम इसको उर्दू में जो है वो कर लेते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आया है उमर, और एक पेशेंट है आपके पास असलम। जो उमर है उसको जो है वो लो बैक पेन स्टार्ट हुई, और उसने जो है वो सबसे पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपना जो क्लिनिशियन है उससे रब्ता किया, और उसने उसके साथ मिल के एक प्लान डिस्कस किया, उस प्लान के ऊपर अमल किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेन बेहतर हो गई। ये है ग्रोथ माइंडसेट के साथ। यानी ग्रोथ माइंडसेट वाले पेशेंट्स ये समझते हैं कि ये जो हमारी पेन है, दिस पेन इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये जो है वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस या एक्सटर्नल कॉज की वजह से या इंटरनल कॉज की वजह से जो है वो इलिसिट हुई है। सो इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और ये it can be changed, it can be improved, our function, our functional capacity, our residual capacity, our ability to do the ADLs and the IADLs can be improved. So वो growth mindset वाले होते हैं, और वो फिर प्लान को फॉलो करते हैं, और फिर ग्रेजुअली जो है वो अपनी पेन से छुटकारा भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो आपके पास आने से पहले ना बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले चुके होते हैं अपनी पेन के मुतालिक, और बहुत लाइट आप में से भी बहुत ज़्यादा जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में हैं और जो पेशेंट्स को डील करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि बहुत माइन्यूट और बड़ी ही माइनर किस्म की जो पेन्स है ना, वो भी समटाइम्स क्रॉनिसिटी में चली जाती हैं। वाई? वो क्यों क्रॉनिसिटी में चली जाती हैं? उन्हीं न्यूरल टैग्स और न्यूरल मैप्स की वजह से, जो कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आप ले जा रहे हैं, आपको जो है वो मुफ्त के मशवरे जो है वो मिलते जा रहे हैं पेशेंट्स को, तो वो जो है वो उनको वो एसोसिएट करते जा रहे हैं अपने उस पेन के साथ। तो जो दूसरा पेशेंट था जो कि फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आया उसने भी उसी तरह प्लान सेट किया, उस प्लान के ऊपर फिर अमल किया, एक्सरसाइजेस की, जो मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट थी वो उसको मिलती रही, बट पॉजिटिव क्लिनिकल आउटकम्स जो हैं वो नहीं आए। वाई? बिकॉज उसके वो न्यूरल टैग्स जो हैं वो बने हुए थे, और उन न्यूरल मैप्स और उन न्यूरल टैग्स की वजह से जब कभी भी उसकी पेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उसके सामने रिपीट होती जो वो पहले इनपुट कर चुका था अपने अंदर, और या वो किसी दूसरे को उसी पेन में मुब्तला देखता, तो वो उस पेन को अपना इंटीग्रल पार्ट समझना शुरू कर देता था, और वो ये समझना शुरू कर देता है पेशेंट कि जी अब ये मेरा हिस्सा है, अब ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहनी है, ये ख़त्म नहीं होने वाली। सो ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेशेंट्स हैं, और इनको एजुकेशन के थ्रू, पेशेंट एजुकेशन के थ्रू जो है वो हम डील करते हैं कि कैसे जो है वो हम इनके उन न्यूरल टैग्स को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। ये मैनुअल थेरेपी के जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, कि आपकी कोई भी टेक्निक हो, जो फोर्सेस हमने डिस्कस की वो, और जो वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए थे, ड्यूरेशन, डायरेक्शन, रिदम, फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपकी मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स फॉर्मुलेट होंगी। कोई भी मैनुअल थेरेपी की टेक्निक आप अप्लाई करते हैं, मैं इस तरह इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि 50% केसेस के अंदर आप एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को ट्रीट कर रहे हैं, आप एक पोजिशनल फॉल्ट को जो है वो ट्रीट कर रहे हैं,
नो डाउट, जिस तरह मैंने मुलिगन की एग्जांपल दी कि उसके अंदर पोजिशनल फॉल्ट है और आप उस पोजिशनल फॉल्ट को करेक्ट कर रहे हैं, उस जॉइंट को उसकी नॉर्मल पोजिशनिंग में, अलाइनमेंट में वापस ला रहे हैं, ऐसा भी होता है, बट नॉट ऑलवेज। इन सम केसेस आप जो है वो न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इंड्यूस करवाते हैं, जो अभी हमने सारे डिस्कस किए कि मैकेनो ट्रांसडक्शन होगी, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से जाएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फिर पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है, फिर उसके बाद मेडुल्ला और आपका जो है वो मिड ब्रेन है, फिर उसके बाद जो है वो आपको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज होंगे और थ्रेशहोल्ड पेन का इंक्रीज होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी मैनुअल थेरेपी के अंदर आती हैं, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं। ये जो 50% है ना मैनुअल थेरेपी का, हम इसको सोचते भी नहीं है कि क्या हम कोई फिजियोलॉजिकल या न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी बॉडी के अंदर शुरू करवा सकते हैं या इलिसिट करवा सकते हैं ओनली विद आवर बेयर हैंड्स। इट इज पॉसिबल, यस। 2012 के अंदर एक स्टडी हुई थी, बड़ी छोटी सी स्टडी थी, 11 पार्टिसिपेंट्स थे उसके अंदर, और उसके अंदर जो है ना वो उन्होंने एक मसाज थेरेपी जो है वो उन्होंने की, यानी जिसे हम सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन या सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कह दें, वो उन्होंने उन पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई किया और उन्होंने देखा कि इस मसाज या सॉफ्ट टिश्यू रिलीज ने उनके अंदर जो है ना वो इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर दी है, और इसको उन्होंने कहा मैकेनो ट्रांसडक्शन सिग्नलिंग पाथवेज, जो हमने पहले बात की। ठीक है, अब एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूं मैं कोई बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहा, या मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो जिसके ऊपर एविडेंस ना हो। ठीक है, तो 2012 के अंदर जो है वो आपकी स्टडी पब्लिश हुई, मैकेनो ट्रांसडक्शन सिग्नलिंग पाथवेज। इसमें क्या हुआ, उसने एटीन्यूएट्स इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग, यानी वहां पर जो इन्फ्लेमेशन हुई थी उसको उसने एक्सेलरेट कर दिया। अब एक्सेलरेट का वर्ड जो मैंने बोला है उसका मतलब ये नहीं है कि उसने उस इन्फ्लेमेशन को एग्रावेट कर दिया, नो। एक्सेलरेट मीन्स कि जो इन्फ्लेमेटरी फेजेस हैं वो एक खास रफ्तार के साथ जो है वो चलते हैं और फिर टर्मिनेट होते हैं। उस इन्फ्लेमेटरी फेजेस को जल्दी अपने टर्मिनेशन पॉइंट तक ले गए ताकि वहां से जो है वो एक्सुडेट, फ्लैश आउट हो, पेन रिड्यूस्ड हो, ROM इंक्रीज हो और ओवरऑल फंक्शन ऑफ द पेशेंट जो है वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो ये जो स्टडी है ये उस प्रोसेसेस जो पीछे हमने सारी बात की है, फिजियोलॉजिकल, न्यूरोफिजियोलॉजिकल, टिश्यू इफेक्ट्स, ये सारी उसके ऊपर आप समझ लें दलील है, एक एविडेंस है। मैनुअल थेरेपी के अंदर आपको दो तरह के एविडेंस मिलेंगे। एक लो क्वालिटी एविडेंसेस हैं जो कि ये कहते हैं कि जी मैनुअल थेरेपी का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, नो क्लिनिकल आउटकम, नो पॉजिटिव आउटकम। और दूसरे हैं हाई क्वालिटी एविडेंस, लेकिन वो आउटकम, वो मैनुअल थेरेपी का क्लिनिकल आउटकम कहते हैं कि स्मॉलर इफेक्ट है, लेकिन वो एविडेंसेस, वो रिसर्चेस हाई क्वालिटी रिसर्चेस हैं जो कह रही हैं कि जी इफेक्ट तो है लेकिन थोड़ा है, स्मॉलर इफेक्ट है, बट वो हायर क्वालिटी है। तो इन कंपैरिजन विद लो क्वालिटी रिसर्चेस we should adopt the high quality articles and researches. उसके बाद हम एक बात करते हैं कि एक बुक थी जिसके अंदर डेविड जे लिंडर एक राइटर है, एक रिसर्चर है, उसने बुक के अंदर द स्किन एज अ सोशल ऑर्गन, जो हमने पहले मैंने एक बात की थी कि स्किन एज अ सोशल ऑर्गन भी जो है वो उसको कहा गया है। उसने एक बात लिखी कि टच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस वी हैव, विदाउट इट वी कैन नॉट एंटायरली फील द प्लेजर और द पेन, वी आर लेस ह्यूमन। इट मीन्स कि उस बुक के अंदर जो उसने टच, सेंसेशन ऑफ टच को जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस दी है, और वो कह रहा है कि इस सेंस ऑफ टच के बगैर we cannot feel the pleasure and we cannot feel the pain either, and without this touch, sense of touch, we will be less human. So ये एक डेविड जे लिंडर के अकॉर्डिंग यही सेंस ऑफ टच है जो हम मैनुअल थेरेपी के अंदर यूज करते हैं टू फील द पेशेंट, टू फील द पेन ऑफ द पेशेंट, टू फील व्हाट इज गोइंग ऑन
कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है या क्या चीज़ वहाँ पे चल रही है। अगर आप मैनुअल थेरेपी को प्रैक्टिस करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड आपकी पाल्पेटरी स्किल्स जो हैं, पाल्पेटरी स्किल्स जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, तो आप जो है वो इस चीज़ को फील कर सकते होंगे कि पेशेंट का जो एरिया जिसको आपने एड्रेस करना है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। और पहले हमने बात की कि जो आपकी मैनुअल थेरेपी है वो आपके डिसेंडिंग मॉड्यूलेशन पाथवेज जो हैं वो उनको मॉड्यूलेट करती हैं। उसके बाद आपकी एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी चेंजेस आते हैं और आपकी प्लेजेंट एक फीलिंग जो है, जो बहुत एंशिएंट एक स्कूल ऑफ थॉट चलता आ रहा है कि जिसमें जो है वो हम कोई भी बंदा पेन में होता था तो उसको हम हाथ थाम लिया करते थे या उसको हम तसल्ली दिया करते थे बाय द टच। ओके, हमने एक बात की बीच में कि जी जब भी हम पेन के साथ पेशेंट आता तो हम ज़्यादातर बायोलॉजिकल एक एस्पेक्ट को जो है वो हम मद्देनज़र रखते हैं, उसका साइकोलॉजिकल या सोशल एस्पेक्ट मद्देनज़र नहीं रखते। सोशल या साइको सोशल एस्पेक्ट के अंदर तीन चीज़ें हैं। साइको सोशल एस्पेक्ट के अंदर जो है वो हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं जो साइको सोशली उस पेशेंट को हिंडर कर सकती हैं, ठीक है। एक है एफिलिएटिव बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज अफेक्टिंग प्रोसेसिंग इन स्किन ब्रेन बैरियर एंड द थर्ड इज बेसिस फॉर इंटरसब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बड़ी मुश्किल सी टर्म्स मैंने बोल दी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा करता हूं कि जब हमने बात की थी ना वो न्यूरल टैग्स की और न्यूरल मैपिंग की, और फिर उसके बाद हमने दो कैटेगरीज देखी पेशेंट्स की, एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ हमारे पास आए, एक फिक्स्ड माइंड के सेट के साथ हमारे पास आए। एक जो है वो अपनी पेन को समझते थे कि इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी इम्प्रूव्ड, वो ग्रोथ माइंडसेट वाले थे ना, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव कर भी लिया। और एक थे कि वो उन्होंने अपने आप को जो है वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस के साथ बड़ी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन के साथ उन्होंने अपनी पेन को एसोसिएट कर लिया और फिर जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आई उनके अंदर। तो ये जो साइको सोशल एलिमेंट्स हैं ये उन पेशेंट्स के अंदर हैं कि जो तीन मैकेनिज्म्स जिनसे हम उनको बेहतर कर सकते हैं वो एफिलिएटिव बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन है। थेरेपिस्ट और पेशेंट जब हम मैनुअल थेरेपी करते हैं सो बेसिकली हम वही इफेक्टिवनेस, एम्पैथी और पेशेंट के साथ जो है वो एक हेल्दी रैपर्ड बिल्ड करते हैं, ठीक है। एक हेल्दी पॉजिटिव रिगार्ड पेशेंट के साथ जो है वो बिल्ड करते हैं बाय द टच, ठीक है, बाय फीलिंग द पेशेंट कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, बाय सेंसिंग और बाय इंटरप्रेटिंग द फीलिंग्स ऑफ द पेशेंट्स अबाउट हिज और हर पेन। सो आपको बड़ा एफिलिएटिव बिहेवियर, एक पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो पेशेंट के साथ जो है वो बनाना पड़ता है और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करनी पड़ती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी अलॉन्ग विद योर मैनुअल थेरेपी स्किल्स, ठीक है, तो आप पेशेंट के उन न्यूरल टैग्स और न्यूरल मैपिंग जो है उसको आप बेहतर कर सकेंगे। और जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेशेंट्स हैं आप उनको ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे ग्रोथ माइंडसेट वाले पेशेंट्स के अंदर। फिर हमारे पास आता है अफेक्टिव प्रोसेसिंग इन स्किन ब्रेन बैरियर, सॉरी अफेक्टिव प्रोसेसिंग। अब ये एंटायरली आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि हाउ गुड एट यू आर एट फीलिंग, सेंसिंग, experiencing the pain, the underlying processes going on कि underlying जो processes हैं, underlying जो physiological processes चल रहे हैं, जो inflammatory processes चल रहे हैं, उनको कैसे आप फील कर सकते हैं, ठीक है। उनको फील करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और आप जो है वो स्किल्स पॉलिश करने की जरूरत है ताकि आपकी जो पाल्पेटरी स्किल्स हैं वो इनहेंस हो सके। एंड थर्ड वन इज बेसिस फॉर इंटरसब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। आपने पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि आपकी जो पेन है वो सिर्फ आपके लिए ही रिप्रेजेंटेबल है, यानी इट इज यूनिक टू हिम।
उसकी पेन और उस पेन से रिलेटेड जो वो एक्सपीरियंसेस कर रहा है, दोज एक्सपीरियंसेस एंड दो दैट पेन इज यूनिक, कंप्लीटली यूनिक। वो किसी भी तरह से दूसरे पेशेंट या दूसरे पर्सन की पेन के साथ जो है वो मैच नहीं कर सकती, रिजेंबलेंस नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर कॉजेज डिफरेंट हो सकते हैं। वहाँ पर अगर एक पेशेंट के अंदर एक कॉज है, बायोलॉजिकल कॉज है, तो दूसरे पेशेंट के अंदर बायोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल कॉज भी हो सकता है। सो एक पेशेंट की पेन दूसरे पेशेंट की पेन से कंप्लीटली एंटायरली डिफरेंट है। सो ये चीज आपने, ये है इंटरसब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कि एक पेशेंट वो अपनी मिसाल आप है, यानी उसकी पेन किसी दूसरे पेशेंट की पेन के साथ जो है वो एग्जाम्पलरी नहीं हो सकती। ये सारी बातें हम सबसे पहले अब हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और अब हम फिर जरा आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने बात की स्कूल ऑफ थॉट्स की, सीरियक्स जिसका बेसिस था नर्व रूट इरिटेशन, मेटलैंड जिसका ऑसिलेटरी और पेन रिलीविंग, और मैकेंजी उसका कॉन्सेप्ट भी पेन रिलीविंग था बट थोड़ा सा टेक्निक्स डिफरेंट थी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन थी। और फिर उसके बाद हमने कॉल्टन बोन की बात की, उसने आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए वगैरह। और फिर हमने मुलिगन की बात की, उसने नैग्स नेचुरल एपोफेसियल ग्लाइड जो है वो उसने जो है ना वो इंड्यूस किए। फिर हमने उसके बाद जो है ना वो फोर्सेस की बात की कि मैनुअल थेरेपी एक टेक्निक है, उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, उसके बाद हम स्टिमुलस इंड्यूस करेंगे, फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे डोजेज की बात भी करने लगे हैं अभी। तो ओवरव्यू हम थोड़ा सा दे लें, फिर एक डोजेज तक आएंगे और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। बिकॉज ये सेशन जो था वो एक नरेटिव सेशन था, ये एक हैंड्स ऑन सेशन नहीं था। इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन मैनुअल थेरेपी से रिलेटेड इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेस के ऊपर जो आज के इस नरेटिव सेशन के अंदर मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेस के ऊपर और इन्हीं स्कूल ऑफ थॉट्स को मद्देनजर रखते हुए आगे हम हैंड्स ऑन सेशन भी जो है वो वेबिनार्स करवाएंगे, ताकि आपको जो है वो स्किल्स भी जो है वो डिलीवर की जा सकें, एक्स्ट्रा डाइट की जा सकें आपको स्किल्स और नॉलेज। और बट द थिंग इज you have to learn the concept first, you have to learn the phenomena, you have to learn the basis on which the manual therapy stands. So आप जो है वो पहले बेसिस अपनी स्ट्रॉन्ग करें, आप जो है वो अपनी मैनुअल थेरेपी स्किल्स, जो मैनुअल थेरेपी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करें। फिर हमने बात की थी फोर्सेस की, फिर वेरिएबल्स की, कि ये दोनों मिलके जो है वो फोर्सेस बनाते हैं। फिर हमने बात की थी कि वो डेविड जे लिंडर और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात की, न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात की, टिश्यू इफेक्ट्स की बात की। टिश्यू इफेक्ट्स के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है, वो मैंने थोड़ा सा बीच में जिक्र किया था कि हम अगर ये कहते हैं ना कि पेशेंट जो हैं, हमने पेशेंट का जो है वो जॉइंट चेंज कर दिया। अब जॉइंट की अलाइनमेंट चेंज करने से मुराद ये है कि आप पेशेंट का वर्टिब्रा जो है वो पोस्टीरियर आया हुआ था या रोटेट हुआ था, आपने उसको नॉर्मल कर दिया। इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट, या मैं ये कहूँगा कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर जो मैनुअल थेरेपीज है ना, वो ऑस्टियोपैथ भी हो सकते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, वो कायरोस भी हैं, सब जो मैनुअल थेरेपी से रिलेटेड, मसाज थेरेपिस्ट भी हैं। अगर वो ये क्लेम करें कि जी हम अपने हाथों से टिश्यू स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। हाँ, मैंने फिर वही बात की कि आप कंडीशन बेस्ड होके ना चलें, आप प्रोसेस बेस्ड होके चलें, कि प्रोसेस, आपने प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना है। अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करना है, अगर स्टिफनेस है तो आपने मैकेनो ट्रांसडक्शन को इन्फ्लुएंस करना है, अगर पेन है तो आपने डिसेंडिंग पेन मॉड्यूलेशन पाथवेज को इन्फ्लुएंस करना है थ्रू मैनुअल थेरेपी। तो आप प्रोसेस बेस्ड होके चलें, कंडीशन बेस्ड होके ना चलें। अगर आप कंडीशन बेस्ड होके चलेंगे सो यू विल नॉट गेट एनी पॉजिटिव आउटकम्स। प्रोसेस बेस्ड होके चलें, ये बात हो गई। एक रिसर्च है, एविडेंस ये कहता है कि अगर आपने किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को बाय 1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर और लेंथ, अगर आपने उसको चेंज करना है ना, उसकी लेंथ चेंज करनी है, तो आपको 900 न्यूटन की फोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लंबर स्पाइन है L2 L3, L2 को अगर मैंने 1 सेंटीमीटर तक उसको मैंने अपनी जगह से हिलाना है ना, तो मुझे 900 न्यूटन की फोर्स चाहिए। इट इज़ अ वेरी 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 मच फोर्स, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स है।
और हम जो मैनुअल थेरेपी के अंदर अपने थम्स से या अपने थिनार एमिनेंसिस से जो फोर्स लगाते हैं, इट इज जस्ट इक्वल टू 45 न्यूटन ऑफ फोर्स. Isn't it very interesting कि अगर आपने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को बाय 1 सेंटीमीटर चेंज, उसकी लेंथ चेंज करनी है या उसका एनाटॉमिकल पोजीशन उसकी चेंज करनी है, तो आपको 900 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है. और जो आप मैनुअल थेरेपी के अंदर फोर्स लगा रहे हैं वो जस्ट 45 न्यूटन है. तो इट रिफ्लेक्ट्स कि आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को चेंज नहीं कर सकते. अगर कोई आपको ये कहे कि जी आपके मोरे हिले हुए हैं, मैं आपको एडजस्ट कर दूंगा, तो वो ऐसी बात कोई नहीं है. हम प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. हाँ, इनडायरेक्टली हम स्ट्रक्चर्स को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाय इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेसेस. ठीक है, तो ये चीज जरूर आपने मद्देनजर रखनी है. इट इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एज वेल. ओके जी, मैकेनो ट्रांसडक्शन की बात हो गई. ओके, अब हमने बात की कि वो न्यूरल टैग्स जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेशेंट के साथ जो थे वो हमने कैसे रिमूव किए. हमने अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रिगार्ड कायम करके पेशेंट के साथ एक एम्पैथिक रिलेशनशिप, थेरापिस्ट पेशेंट रिलेशनशिप कायम करके और एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ. उसके बाद जो हमने मैनुअल थेरेपी जो स्किल्स हैं वो अपनी पॉलिश करके उनको इन्हांस करके, ताकि हम अगर टेक्निक मैनुअल थेरेपी के ओवरऑल इफेक्ट्स अगर नॉन स्पेसिफिक भी हैं तो हम उनको कम से कम अचीव तो कर पाएं. और फिर उसके बाद पेशेंट को ये एजुकेट करके कि उसकी जो पेन है इट इज़ यूनिक टू हिम और हर, उसके एक्सपीरियंसेस यूनिक हैं एंटायरली, वो किसी दूसरे पेशेंट के साथ एग्जाम्पल के तौर पर हम नहीं इस्तेमाल कर सकते. अब हम बात करते हैं जी डोजेज की, कि मैनुअल थेरेपी हर ट्रीटमेंट की एक डोज होती है, मेडिसिन हो, इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ हो, कोई हो. अब मैनुअल थेरेपी की डोजेज क्या है? There is not a single article or paper published in the literature which indicates the desired dosage of the manual therapy treatment or any technique. ये सिर्फ बेस्ड करता है आपके क्लिनिकल एक्सपर्टीज के ऊपर और पेशेंट रिस्पॉन्स के ऊपर. इसके ऊपर एक फार्मूला है जिसपे हम कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स एडॉप्टेशन. सबसे पहले स्टिमुलस आपने देनी है थ्रू योर मैनुअल थेरेपी टेक्निक. आपने स्टिमुलस दे दी, टेक्निक अप्लाई कर दी, अब आप रिस्पांस का वेट करें. रिस्पांस आपको उसी वक्त भी आ सकता है. पेशेंट ट्रीटमेंट टेबल के ऊपर लेटा हुआ है और समटाइम्स, ये बड़ी एक क्रिटिकल एक थिंकिंग है कि समटाइम आप जो हैं वो पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, कोई मैनुअल थेरेपी टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं, जॉइंट मोबिलाइज कर रहे होते हैं, और पेशेंट आपको कहते हैं डॉक्टर साहब 1 मिनट ठहरे जरा, मैं जरा सीधा हो लूँ. यानी उससे पहले भी वो 15-20 मिनट पहले वो लेटा होता है, 15-20 मिनट से वो लेटा हुआ है, लेकिन आपकी ट्रीटमेंट अप्लाई करने के दौरान उसको एक बार एकदम ख्याल आता है कि मैं ना टेढ़ा हूँ या मुझे एडजस्ट होने की ज़रूरत है, तो वो अपने आप को एडजस्ट करता है. इट इज़ अ साइन, डोंट इग्नोर इट. इट इज़ अ साइन कि पेशेंट आपके उस मैनुअल थेरेपी टेक्निक, मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स दे रहा है, उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दे रहा है, और हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं. ये कोई वो ऑर्डिनरी बात नहीं है कि पेशेंट जो है वो 20 मिनट से एक पोस्चर में लेटा हुआ था और आपने मैनुअल थेरेपी टेक्निक अप्लाई की है और उसके बाद उसने कहा डॉक्टर साहब 1 मिनट तक मैं एडजस्ट हो लूँ. वाई? बिकॉज वो उसका इसका मतलब है कि आपने जो प्रोसेसेस थे उनको इन्फ्लुएंस किया है और उस इन्फ्लुएंस के नतीजे में एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और उसने अपने आप को एडजस्ट किया. अब वो एडजस्ट क्यों किया? मे बी जो पहले पोजीशन थी वो उसके लिए रिलीविंग थी, बट जब आप वो जो न्यूरल टैग्स और न्यूरल मैपिंग है ना, उसके अंदर एक ये चीज़ भी होती है कि पेशेंट की जो नॉर्मल पोजीशन है ना वो समझ लेता है कि ये अब नॉर्मल है पेन की वजह से. बिकॉज अगर उसको लेफ्ट साइड ऑफ द लोअर बैक पे पेन होगी तो वो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, बॉडी अवे फ्रॉम द पेन मूव करती है, तो पेशेंट जो है ना वो राइट साइड पे बेंड हो जाएगा. ठीक है, और जब वो ट्रीटमेंट टेबल पे आप उससे प्रोन या उल्टा लिटाएंगे भी ना तो वो थोड़ा सा लैटरली शिफ्ट होकर ही लेटेगा, लैटरल साइड पे बेंड हुआ होगा. लेकिन जब आप उसको मैनुअल थेरेपी अप्लाई करेंगे और वो थोड़ा सा सीधा हो जाए ना तो इट रिफ्लेक्ट्स कि आपकी उस स्टिमुलस ने रिस्पॉन्स किया है. और देन थर्ड है अडॉप्टेशन. अडॉप्टेशन से मुराद है कि उस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस हुआ, आपने मैनुअल थेरेपी अप्लाई कर दी, रिस्पॉन्स दिया पेशेंट ने. रिस्पॉन्स आप, मैंने कहा उस वक्त, उसी वक्त जब आप टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तब भी आ सकता है,
बिटवीन द सेशंस भी आ सकता है, और आपके पास पेशेंट आया है एक सेशन में, फिर वो घर चला गया, फिर वो अगले सेशन में आकर उसने आपको फीडबैक दिया कि ये चेंजेस मैंने नोट किए। इस तरह आपने जो है वो फीडबैक लेते रहना पेशेंट से। देन आपने जो है वो एडॉप्टेशन है। एडॉप्टेशन ये है कि पेशेंट अब आपकी ट्रीटमेंट को फुली रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गया है, और जो उसके न्यूरल टैग्स, न्यूरल मैपिंग्स हुई थी पेन की वजह से, उसने अपनी पेन को अननेसेसरी चीज़ों के साथ एसोसिएट कर लिया था, अब वो बेहतर होना शुरू हो गई हैं। दिस इज एडॉप्टेशन, ठीक है। उसके वो मैकेनो ट्रांसडक्शन, उसकी वो डिसेंडिंग पेन मॉड्यूलेशन पाथवेज, और उसकी जो है वो जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हमने पढ़े हैं, पीछे डिस्कस किए हैं, वो सारे अब वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गए हैं। इस फार्मूले के तहत आप एक पर्टिकुलर पेशेंट को डोज रिकमेंड करेंगे। सीरियक्स, मेटलैंड और मुलिगन, कार्ल्टन बोन, इन्होंने कोई खातिर खा डोजेज में अपनी टेक्निक्स की डोजेज के हवाले से तो कोई बात नहीं की, बट मुलिगन ने जो है वो डोजेज लिखी हैं। वो क्या रूल ऑफ 3 के तहत जो है ना वो डोजेज बताता है कि अगर पेशेंट आपके पास पहले सेशन में आए तो उसे सिर्फ तीन जो है ना वो ग्लाइड्स दें और 3 रेपिटेशन जो है वो करवाएं, ठीक है। सो वो उसकी टेक्निक्स की जो है ना वो एविडेंस हमें मिलता है। बट ओवरऑल मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स चूंकि नॉन स्पेसिफिक हैं, ठीक है, तो उनकी डोजेज का कोई एविडेंस नहीं है, करंट एविडेंस। बट इस फार्मूले के तहत आप स्टिमुलस दें, मैनुअल थेरेपी टेक्निक, आप रिस्पॉन्स चेक करें पेशेंट का, और फिर आप देखें कि पेशेंट बेहतर हो रहा है, एडॉप्टेशन हो रही है या नहीं। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना वो अंडर डोजेज रखें, ओवर डोजेज ना करें। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक ग्लाइड आपने 10 दफ़ा दी है, ठीक है, और आप समझते हैं कि, और पेशेंट कहता है कि ठीक है मुझे पेन में ना फ़र्क आया है, तो आप ये समझ कर कि यार 10 से फ़र्क आया तो मैं 20 दे देता हूँ, ये ना करें। अंडर डोजेज रखें, क्योंकि अगर जो चीज़ आपने अंडर रखी हुई है ना आप उसको ओवर कर सकते हैं, लेकिन जो ओवर हो गई है ना आप उसको अंडर नहीं कर सकते। जो चीज़ आपने स्टिमुलस दे दिया वो आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कम स्टिमुलस देंगे तो वो ज़्यादा तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिया गया स्टिमुलस कम नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी रिकमेंडेशन है मैनुअल थेरेपी से रिलेटेड। और दूसरी बड़ी अहम बात, एक पॉइंट जो है वो मैंने आपको एक डिस्कस किया कि विद इन सेशंस जो हैं वो आप नोट करें पेशेंट का रिस्पांस, कि वो आपकी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपकी मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स को, मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को रिस्पॉन्स कर रहा है। और जो विद इन सेशंस इम्प्रूवमेंट है उसको आप ये ना समझें कि पेशेंट मुकम्मल रिजॉल्व हो गया, बट इट इज़ द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, इट इज़ जस्ट अ रिस्पॉन्स। अभी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको, अभी आपने प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया है, अभी आपने सारा कुछ रिजॉल्व नहीं किया। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। अगर एक सेशन के अंदर पेशेंट बेहतर हुआ आपके पास, तो आपने ये नहीं समझना कि उसकी कंडीशन ठीक हो गई है, वो प्रॉब्लम पेन उसकी ख़त्म हो गई है। कीप ऑन अप्लाइंग। अब चूंकि हम एट द एंड ऑफ द सेशन है, जस्ट कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं हम, तो एक क्वेश्चन आया कि रूल ऑफ 3 को जो है वो रिपीट कर दें। रूल ऑफ 3 जो है वो बेटा मुलिगन का रूल ऑफ 3 है, यानी वो कहता है कि जी आपने ना पहले सेशन के अंदर पेशेंट्स को ना 3 ग्लाइड्स देनी है सिर्फ, ठीक है। और अगर आप रेपिटेशन करवा रहे हैं मूवमेंट की तो 3 रेपिटेशन दें। दूसरे सेशन के अंदर आप 3 बढ़ा दें, फिर तीसरे सेशन के अंदर 3 और बढ़ा दें। तो ये रूल ऑफ 3 है, यानी 3-3 करके आप जो है ना वो इसको बढ़ाएं। ये है मुलिगन का कॉन्सेप्ट। ये मुलिगन, ब्रायन मुलिगन जो मैनुअल थेरेपी का एक उसने कॉन्सेप्ट दिया था, उसकी टेक्निक्स हैं, ये उसने दिया हुआ है अपनी किताब के अंदर कि रूल ऑफ 3 जो है वो इस तरह 3-3 करके आप जो है ना वो इंक्रीज करते जाएं, ठीक है जी। ये था आज का हमारा सेशन। एंड में जो है वो मैं 3 चीज़ें सिर्फ जो है ना वो आपको बताता चलूँ, जो मैंने पहले भी एक मरतबा एक बात रिपीट की है, वो ये है कि प्रोसेस बेस्ड होके ना चले, कंडीशन बेस्ड होके ना चले, सॉरी, कंडीशन बेस्ड होके ना चलें, प्रोसेस बेस्ड होके चलें। आपको पता होना चाहिए कि एक पेशेंट आपके पास आया है, पेशेंट पेन के साथ, तो आप जब मैनुअल थेरेपी अप्लाई करेंगे तो उसमें प्रोसेसेस कौन से ऐसे एलिसिट होंगे, क्या अंदर फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और टिश्यू लेवल पर क्या चेंजेस आएंगे कि आप उस पेशेंट की पेन को कम कर सकें। तो जब आप प्रोसेस बेस्ड होकर चलेंगे ना
तो आप पॉजिटिव आउटकम्स भी अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कंडीशन बेस्ड होकर चलेंगे और एमआरआई की फाइंडिंग्स को पेन की के साथ मैच कर देंगे कि जी इसकी वजह से ही पेन हो रही है, L4 L5 के ऊपर डिस्क बल्ज है और आप जो है ना वो PA ग्लाइड देते रहेंगे, तो फिर पॉजिटिव आउटकम्स जो है ना वो नहीं आएंगे भी तो बड़े मिनिमल। एंड पे एट द एंड दिस इज द कंक्लूजन, वी हैव कंक्लूडेड ओवर सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला सेशन जो था वो नैरेटिव था और ये वाला जो था वो एक अच्छा सेशन था हमारा आज मैनुअल थेरेपी से रिलेटेड, उसके बेसिक स्कूल ऑफ थॉट्स, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक जो साइंस है मैनुअल थेरेपी के अंदर क्या है। ठीक है, मैनुअल थेरेपी कैन बी ऑप्टिमल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन। एंड पे मैं सिर्फ 2 बड़े ही लेजेंडरी फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो उनकी कोटेशंस जो हैं वो कोट करूंगा और फिर हम अपना इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। और मैं देखूं कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर उन क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूं इंशाअल्लाह ताला मैं करूंगा। तो बैरेट डोरको एक फिजियोथेरेपिस्ट है, वो कहता है कि जी व्हेन पेन इज अ प्राइमरी कंप्लेंट, ट्रीटमेंट ऑफ पेन शुड बी प्राइमरी। यानी अगर पेन पेशेंट की प्राइमरी कंप्लेंट है तो आपकी ट्रीटमेंट भी प्राइमरी पेन के लिए ही होनी चाहिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट आपकी पेन के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप मसल स्टिफनेस देखना शुरू कर दें, आप जो है वो पेशेंट की जो है वो मसल स्ट्रेच करना शुरू कर दें अनलेस और अनटिल के उससे उसकी पेन कम होती हो। ये जी आपका कह रहा है बैरेट डोरको, बड़ा ज़बरदस्त, आप इसकी किताबें पढ़ें बैरेट डोरको की, तो ये ज़बरदस्त इसने मैनुअल थेरेपी के ऊपर जो है ना वो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। पेन के ऊपर तो बहुत ही कमाल इसने लिखा है। सेकंड, और ये जो लास्ट कोट है ये है जी आपकी डायन जैकब्स की, ये भी बहुत बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट है, एक नाम है फिजियोथेरेपी फील्ड के अंदर, और ये मैनुअल थेरेपिस्ट है, लेजेंडरी मैनुअल थेरेपिस्ट है। ये कहता है कि जी मैनुअल थेरेपी इज ऑप्टिमल बट मैनुअल थेरेपी इज ऑप्शनल। ठीक है, मैनुअल थेरेपी इज ऑप्शनल बट इट कैन बी ऑप्टिमल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन। यानी इसके ये कहने का मतलब इसका ये है कि मैनुअल थेरेपी जो है ना वो एक ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट है आपके पास। ठीक है, कोई भी मैं मैनुअल थेरेपिस्ट हूँ, मैं मैनुअल थेरेपी को बहुत ज़्यादा इंडोर्स करता हूँ और इस मैनुअल थेरेपी के अंदर सिर्फ मोबिलाइजेशन नहीं मैनिपुलेशन भी आती है, जिसे हम थ्रस्ट या आर्म जुबान के अंदर कड़ाके कहते हैं। हम यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं ना, वो कायरो प्रैक्टिशनर्स की जो क्रैक्स निकालते हैं वो बड़े फैसिनेट होते हैं, वो भी मैनुअल थेरेपी के अंदर शामिल है। तो मैं बहुत ज़्यादा एंडोर्स करता हूँ मैनुअल थेरेपी को। आई एम अ बिग फैन ऑफ मैनुअल थेरेपी एंड आई एम अ मैनुअल थेरेपिस्ट। सो ये जो डायन जैकब्स है ये कहता है कि जी मैनुअल थेरेपी इज एन ऑप्शनल, ये ऑप्शन है आपके पास, लेकिन इट कैन बी ऑप्टिमल। यानी समटाइम्स यही आपके पास एक चॉइस रह जाती है पेशेंट की पेन ठीक करने के लिए। सो ये जी हमारा आज का सेशन था। सो मैनुअल थेरेपी, if you want to be a good, or if I say if you want to be a great manual therapist, you need to know 3 things. Number 1, anatomy. Number 2, anatomy. Number 3, anatomy. आपकी anatomy जो है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए, उससे भी बढ़कर आपकी सरफेस एनाटमी बेहतरीन होनी चाहिए, आपको लैंडमार्क्स का पता होना चाहिए, आपकी पाल्पेटरी स्किल्स का बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप स्ट्रक्चर को फौरन आइडेंटिफाई करके और उसको देख लें, फील कर लें कि क्या मसला है। आई होप सो कि आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आप लोगों ने जो है वो इस सेशन को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा, न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू फिनोमिनाज आपने रिलेटिंग टू मैनुअल थेरेपी आपने सीखे होंगे। If there are any queries regarding any question regarding this lecture, do comment. I will try my best to answer each and every question. I would like to thank the PhysioMaster, the organizing authority of this webinar, and I hope inshallah ta'ala we will collaborate and arrange more webinars on manual therapy and other topics as well. Thank you so much for all the participants.